दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी के भाग 120 और खंड 4 में अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं। पिछले भाग में बापू ने लिखा है कि अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना के समय किसी ने प्रश्न पूछा था कि यदि कोई अस्पृश्य अंत्यज जरूरतमंद परिवार आश्रम में आने के लिए इच्छुक हो तो क्या आप उसे प्रवेश देंगे। इस पर बापू ने कहा अवश्य देंगे। और आश्रम की स्थापना के कुछ ही दिन बाद अमृतलाल ठक्कर जी ने एक अंत्यज दूधा भाई और दानी बेन के परिवार के लिए सिफारिश पत्र भेजा। उनको आश्रम में लिया, लेकिन कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा और वो उन्हें तकलीफ देने लगे। मैंने दूधा भाई को समझाया कि आप उस पर ध्यान न दें, और फिर उन्होंने जब देखा कि वो कोई भी इसका प्रत्युत्तर नहीं देते थे तो उन्होंने तकलीफ देना तो बंद कर दिया। लेकिन फिर आश्रम की जो आर्थिक मदद आती थी वो भी बंद हो गई। इतने में ही मगनलाल गांधी ने नोटिस दे दी कि अब आगे का खर्चा चलाने के लिए आश्रम के पास पैसा नहीं है। मैंने कहा चाहे जो कुछ भी हो, हम अहमदाबाद छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि ज़रूरत पड़ी तो हम अंत्यजवाड़े में जाकर रहेंगे, जैसे भी होगा चलाएंगे, अथवा मेहनत मजदूरी करके चलाएंगे। मेरे जीवन में ऐसे प्रसंग अनेक बार आए, पर हमेशा अंत में ईश्वर ने मदद भेज दी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन सवेरे आश्रम के सामने एक कार आकर खड़ी थी। एक लड़के ने मुझे बताया कि शेठ जी आपको बुला रहे हैं। मैं बाहर गया, उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि मैं आश्रम को मदद करना चाहता हूँ, आप स्वीकारेंगे? तो मैंने कहा मैं परेशानी में हूँ और आप मैं ज़रूर स्वीकारूँगा। और दूसरे दिन वो शेठ जी आए और मुझे 1300 रुपये देकर चले गए। मुझे याद आता है कि मैं शायद एक ही बार उनसे मिला था और इस तरह की मदद की मुझे कोई आशा नहीं थी। लेकिन इस तरह 1 वर्ष का आश्रम का खर्चा मुझे मिल चुका था। अतः अंत्यजवाड़े में जाकर रहने का कार्यक्रम रद्द हो गया। दूधा भाई के परिवार के आश्रम में आने से आश्रम को बहुत सीखने को मिला और यह स्पष्ट हो गया कि आश्रम में अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं है। अब आगे गिरमिट पद्धति। आश्रम के विषय को छोड़कर अब गिरमिट पद्धति के बारे में विचार करने का समय आ गया है। गिरमिट का मतलब 5 अथवा उससे कम वर्षों के करार पर, कॉन्ट्रैक्ट पर हिंदुस्तान के बाहर जाकर मजदूरी करने वाला मजदूर। इन पर 3 पाउंड का वार्षिक कर 1914 में कम किया था, पर इसे पूरी तरह बंद नहीं किया गया था। इस बीच भारत भूषण पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसे कानून नियामक मंडल में उठाया था। तब लॉर्ड हार्डिंग ने उनका प्रस्ताव मान्य करके ऐसा कहा था कि समय आने पर इसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि इसको तत्काल बंद किया जाए। हमारी बेपरवाही के कारण ये इतने दिन चला था। अब इसको बंद करने लायक जन जागृति भी हो गई है। मैंने इस बारे में समाचार पत्रों में लिखा और अनेक नेताओं से मिला। इससे मुझे यह स्पष्ट हो गया कि लोकमत भी इसके विरोध में था। अतः मुझे लगा कि सत्याग्रह से इसको फ़ायदा होगा, पर सत्याग्रह कैसे करना यह मुझे नहीं सूझ रहा था।
इस बीच वायसराय ने समय आने पर इसका खुलासा किया कि अन्य व्यवस्था करने तक जो समय लगेगा तब तक गिरमिट पद्धति बंद कर दी जाएगी। इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब इसे बंद करने का प्रस्ताव 1917 में वरिष्ठ काउंसिल में पेश किया तो वायसराय अपने वचन से मुकर गए। तब इस प्रश्न पर जन जागृति करने के लिए मैंने संपूर्ण हिंदुस्तान का दौरा किया, लेकिन दौरा शुरू करने से पहले मैंने वायसराय से मिलने के लिए उनके सचिव मिस्टर मेफी से मिला। उनसे अच्छी पहचान हो गई थी। उन्होंने मुझे समय सूचित किया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड से संतोषजनक वार्ता हुई, पर उन्होंने कोई वचन नहीं दिया। फिर भी उनसे मदद होगी ऐसा मुझे लगा। दौरे की शुरुआत मैंने मुंबई से की। बम्बई में सभा के आयोजन की जवाबदारी श्री जहांगीर पेटिट ने ली। इंपीरियल सिटीजन एसोसिएशन नाम से सभा हुई। उसके सामने प्रस्ताव रखने के लिए एक समिति नियुक्त हुई थी। उसमें डॉक्टर रीड, सर लल्लू भाई श्यामल दास, मिस्टर नटराजन इत्यादि थे। प्रस्ताव गिरमिट पद्धति बंद करने प्रस्ताव में गिरमिट पद्धति बंद करने का प्रश्न था। उसमें 3 सूचनाएं आई। हो सके उतनी जल्दी, 31 जुलाई से पहले और शीघ्र। इसमें इन तीनों में मैंने ये पक्ष रखा कि जो पहले की 2 हैं उसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। हो सके उतनी जल्दी, शीघ्र का मतलब हर कोई अपने हिसाब से निकाल सकता है। इसलिए मैंने ये पक्ष रखा कि 31 जुलाई ही जो दिनांक है उसको मान्य किया जाए, और ये निश्चित हुआ। श्रीमती जायजी पेटिट की कड़ी मेहनत के कारण महिलाओं का एक शिष्टमंडल भी वायसराय से मिलने गया। उसमें लेडी टाटा, मरहूम दिलशाद बेगम इत्यादि थी। सभी के नाम मुझे याद नहीं है। इसका अच्छा परिणाम हुआ। वायसराय ने आशाजनक उत्तर दिया। ये वायसराय कौन होते थे? तो जब ब्रिटिशों की हुकूमत थी हमारे देश पर, तो ये सम्राट और रानी के प्रतिनिधि होते थे, और उस देश के ये पूरी तरह से एक तरह से ये कह सकते हैं कि स्थानीय राजा हुआ करते थे। सारे अधिकार इनको प्राप्त होते थे और ये सारे निर्णय ले सकते थे खुद, और उनको वायसराय का पद दिया जाता था। तो महिलाओं का एक शिष्टमंडल मिलने गया। इसका भी परिणाम अच्छा हुआ। वायसराय ने आशाजनक उत्तर दिया। इस समय मैं अकेले ही यात्रा करता था, इसलिए मज़ेदार अनुभव मिले। जासूस मेरे पीछे रहते ही थे, पर मुझे उनसे कोई झगड़ा नहीं करना था और मुझे कुछ छुपा कर भी नहीं रखना था, इसलिए वे मुझे तकलीफ नहीं देते थे। सौभाग्य से उस समय तक मुझे महात्मा की उपाधि नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी जहाँ भी लोग मिलते थे वहाँ महात्मा के नाम से नारे जरूर लगते थे। रेलवे से यात्रा करते समय अनेक स्टेशनों पर जासूस मेरा टिकट देखने आकर नंबर नोट कर लिया करते थे, और वे जो प्रश्न पूछते थे मैं उनके उत्तर दे देता था। पास के यात्रियों को लगा कि मैं कोई साधु संत हूँ। 2-4 स्टेशनों के बाद यात्री चिढ़ गए और जासूसों को गाली देने लगे। इस बेचारे साधु को क्यों सताते हो? ऐसा वो बोले, और मुझे वे बोले
ऐसा वे जासूसों को बोले और मुझे बोले कि इनको टिकट मत दिखाओ। मैंने उन्हें समझाया कि वे लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पर उन्हें यह मान्य नहीं था और वे आपस में बोलने लगे, जिसने कुछ किया ना हो उसे डरना क्यों। जासूस की मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, पर रेलवे की भीड़ की हुई, जो मुझे लाहौर से दिल्ली की यात्रा में हुई। एक प्रसंग है, एक बार कराची से लाहौर होते हुए कलकत्ता जाना था। लाहौर में गाड़ी बदलनी थी, लेकिन गाड़ी में इतनी भीड़ थी कि मेरे लिए उसमें चढ़ना असंभव था। इसलिए मैं इस निर्णय पर आ गया था कि इस गाड़ी को छोड़ दिया जाए। लेकिन यदि मैं इस गाड़ी को छोड़ता तो समय पर कलकत्ता नहीं पहुंचता था। मेरी इस मुश्किल को एक कुली ने देख लिया। वो बोला, यदि आप मुझे 12 आने देंगे तो मैं आपको जगह दिलवा दूंगा। मैंने हाँ कर दी। फिर उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी जगह नहीं मिली। फिर एक डिब्बे के अंदर से एक आदमी चिल्लाया, जगह नहीं है, इनको खिड़की से अंदर धकेल दो और खड़े खड़े जाने दो। कुली ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्यों जी, आप तैयार हैं? मैंने कहा, ठीक है। और इस तरह उसने मुझे खिड़की से अंदर धकेल दिया और 12 आने कमाए। वो रात मेरे लिए बहुत कठिनाई भरी थी। कोई मुझे जगह देने को तैयार नहीं था, पर खुद मज़े से सो रहे थे। उन्हें मेरा खड़ा होना भी मंजूर नहीं था और मेरे ऊपर चिल्लाते थे, लेकिन मैं उनको बहुत शांति से उत्तर देता था। आखिर में एक व्यक्ति ने जब मेरा नाम पूछा और जब उसने मेरा जाना, तो उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे अपने पास जगह दी। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया। मेरा सिर चकरा रहा था, तभी ईश्वर ने मुझे जगह दे दी थी। इस तरह धक्के खाते खाते समय पर कलकत्ता पहुंचा। वहां कासिम बाजार के महाराजा के यहाँ ठहरने का मुझे निमंत्रण था और वही सभा के अध्यक्ष थे। कराची की तरह यहाँ भी उत्साह देखने को मिला और कुछ अंग्रेज भी आए थे। 31 जुलाई से पहले गिरमिट पद्धति बंद करने का प्रस्ताव जाहिर हुआ। 1894 में इसे बंद करने का प्रस्ताव सबसे पहले मैंने ही रखा था और कभी तो भी यह आधी गुलामी रद्द होगी, ऐसी आशा उस समय मैंने रखी थी। 1894 में शुरू हुए इस आंदोलन में अनेकों की मदद हुई, पर इसके पीछे सत्याग्रह का बल था, यह निश्चित था। इस बारे में सिलसिलेवार जानकारी आपको वाचकों को दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के इतिहास में मिल सकेगी। और यही ये अध्याय समाप्त होता है। अब आगे के अध्याय में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।